नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कलयुग के बेटे बहू। हे भगवान, इस शहर में कितनी गर्मी है। चिपचिपाहट इतनी है कि लग रहा है पूरे शरीर में किसी ने गोंद चिपका दिया हो। कैसे इस शहर में लोग जी रहे हैं। पूरा बदन नमक की तरह चिपचिप कर रहा है। ओ भाई, हमें न्यू टाउन जाना है, क्या तुम चलोगे? यहाँ से कितनी दूर है? क्या तुम्हारी गाड़ी खाली है? हमें वहाँ तक छोड़ दोगे? थके हारे भोला बाबू ने एक टैक्सी ड्राइवर से कहा। तो उस ड्राइवर ने रौब दिखाते हुए कहा, न्यू टाउन में कहाँ जाना है चाचा? कोई पता तो होगा ना आपके पास? भोला बाबू बोले, पता के नाम पर तो बस न्यू टाउन ही जानता हूँ। तुम हमें बस वहीं तक छोड़ दो, आगे हम खुद ढूंढ लेंगे। इतनी दुनिया देखी है तो छोटी सी जगह क्या हम ढूंढ नहीं पाएंगे? टैक्सी वाला बोला, चाचा जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं छोड़ देता हूँ। पर न्यू टाउन इतना भी छोटा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो क्या आप वहाँ जाकर हर घर जाकर अपने सही पते को ढूंढ लोगे? और हाँ, किराया 600 रुपये होगा, है कि नहीं? भोला बाबू बोले, क्या 600? फिर उन्होंने अपनी दोनों जेब टटोली और बोले, बेटा इतना किराया तो नहीं है मेरे पास तो बस कुल मिलाकर 250 रुपये हैं और उन्हीं पैसों से हमें अपने बेटे के पास जाना है। टैक्सी ड्राइवर बोला, वाह चाचा, जेब में बस 250 रुपये लेकर कलकत्ता चले आए, वो भी इस काकी को लेकर, ऊपर से पता भी नहीं मालूम। ये अच्छा है भटको फिर सड़क पर और काकी को भी अपने साथ भटकाओ। बेकार में मेरा समय खोटी कर दिया। चलो जाओ, मैं भी कमाने निकला हूँ, मेरा भी परिवार है। अगर ऐसे में समाज सेवा करता रहा तो हो गया। चलो हटो, फुर्सत नहीं है मेरे पास समाज सेवा करने का। इतना कहकर वो टैक्सी ड्राइवर ने बूढ़े भोला बाबू और आभा जी को वहीं उतार दिया। बेचारे भोला बाबू हाथ जोड़कर बोले, बेटा ऐसा मत करो, मेरे साथ देखो मेरी पत्नी को कितनी बूढ़ी हो गई है। सड़क इतनी गर्म है कि इसके पांव जल जाएंगे और इस अनजान शहर में हम कहाँ भटकेंगे। मैं तो ये पैसे भी अपनी पुरानी घड़ी को एक दुकान में बेच कर लाया था। तुम भी तो किसी के बच्चे हो, हम बेबस लाचार माँ बाप की मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ड्राइवर बोला, चल हट बूढ़े, आया भगवान से मेरी सिफारिश करने वाला। ऐसे ही आशीर्वाद लेकर काम करता रहा पूरे दिन तो मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे और बीवी के गाली अलग सुननी पड़ेगी। भिखारी कहीं की, अब जा यहाँ से। भोला बाबू और आभा जी उस ड्राइवर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, पर वो टस से मस नहीं हुआ और उन्हें बीच सड़क पर ही छोड़कर चला गया। भोला बाबू और उसकी पत्नी आभा जी वहीं बैठ गए और करते भी क्या। आभा जी बोली, आप एक बार फिर से दिलीप को फ़ोन मिलाइए ना, शायद अब की बार लग जाए। वो बोले, नहीं सो आभा, नहीं लग रहा है, ना जाने कितनी ही बार फ़ोन मिला चुका हूँ। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। एक तो अनजाना शहर, ऊपर से शाम होने वाली है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? देख रही हो इस शहर में पीली टैक्सी इतनी घूम रही है मानो चींटी चल रही हो और उतने ही लोग भी स्टेशन पर खड़े हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आभा जी बोली, हमें यहाँ अचानक से नहीं आना चाहिए था। जब आ ही रहे थे तो आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर आते, कम से कम ये परेशानी तो नहीं होती। भोला बाबू बोले, कैसी बातें कर रही हो आभा, तुम्हें क्या नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं? और जिससे भी पैसे मांगा था
उसने मना ही कर दिया, यह कहकर कि तुम्हारे पास क्या है, मैं तुम्हें पैसे चुकाओगे, तुम्हें पैसे देकर हम फंसना नहीं चाहते। तभी तो दुकान वाले को हाथ पैर जोड़कर अपनी वह घड़ी बेची और उसने उसके बदले मुझे 900 रुपये दिए थे, जो यहाँ आने में खर्चा हो गया। अब सिर्फ 250 रुपये बच गए हैं। समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं। चलो चलते हैं, कहीं आसपास मंदिर दिखे तो वहीं रुक जाएंगे। मैं बहुत थक गया हूँ आभा, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। इतने बड़े शहर में हम अपने दिलीप को कैसे ढूंढेंगे? ना तो हमारे पास उसका फ़ोन नंबर है और ना ही पता। हम यहाँ आ तो गए हैं, पर सिर्फ नाम और इस छोटे से फ़ोटो के सहारे हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। आभा जी कहती हैं, सुनिए जी, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, फिर ढूंढेंगे दिलीप को। उसे गए 10 साल हो गए। इस बीच उसने कुल मिलाकर 4 बार ही तो फ़ोन किया। आखिरी बार जब वो जा रहा था, मैंने कितना कहा अपना पता और फ़ोन नंबर देता जा, पर उसने कहा मैं अपना घर बदलने वाला हूँ, जब वहाँ पहुँच जाऊँ और घर सेट हो जाए उसके बाद उसका पता दे दूँगा। और उसने अपना जो फ़ोन नंबर दिया ही नहीं। शायद किसी मुसीबत में होगा। दोनों मंदिर में बैठे यही सब बातें कर रहे थे कि तभी मंदिर के पुजारी उनके पास आकर कहते हैं, राम राम जी भाई साहब, क्या आप लोग इस शहर में नए हैं? भोला बाबू बोले, जी दरअसल 2 साल पहले हमारा बेटा यहाँ नौकरी करने आया था, पर पिछले 9 महीने से हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली, इसीलिए हम उसे ढूंढने चले आए। पंडित जी बोले, आप लोगों को क्या उसका पता नहीं मिल रहा, या आप अपनी मंजिल भटक गए हैं? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ कर सकूं, या मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आभा जी ने बेटे की तस्वीर आगे करते हुए कहा, पंडित जी, पता ही तो नहीं है हमारे पास, बस ये एक तस्वीर है, शायद ये आपकी कोई मदद कर सके। वो बोले, लगता है आप लोग गांव में रहते हैं, इसीलिए इस बदली हुई दुनिया से अनजान हैं और इतने सीधे साधे हैं, पर आजकल की सच्चाई बड़ी डरावनी है। बच्चे जब घर से निकल जाते हैं और जब वो अपने माता पिता से कोई संपर्क ना रखे, इसका मतलब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और उस जगह में उसे अपने बूढ़े माता पिता की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, आज के ज़माने की सच्चाई है। आभा जी बोली, अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमारा दिलीप ज़रूर किसी मुसीबत में होगा, क्योंकि उसको अपनी धरती और इस माँ के साथ बहुत लगाव है, और वो हमारे साथ ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। पंडित जी हंसते हुए बोले, मैं इस मंदिर में लगभग 10 सालों से पूजा अर्चना कर रहा हूँ, और इसी मंदिर में ना जाने मैंने ऐसे कितने ही माता पिता को भगवान से नहीं बच्चों को शिकायत करते हुए देखा। कोई उन्हें हावड़ा स्टेशन पर छोड़कर चला गया, तो कोई उन्हें विदेश लेकर गया और वहाँ नौकरों जैसी हालात करके वहीं छोड़कर किसी दूसरे शहर चला गया। भोला बाबू झट से बोले, होता होगा ऐसा, बड़े बड़े शहरों में करते होंगे शहरों के बच्चे ऐसा, पर मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए ऐसा कभी नहीं सोचेगा। अरे वो तो अपनी माँ के गहने जो साहूकार के पास रखे हुए हैं, उसे छुड़वाने के लिए इतनी दूर काम करने आया था। मैंने उसके लिए कितना कर्जा लिया, तब जाकर उसे पढ़ाया लिखाया ताकि यहाँ एक अच्छी नौकरी कर सके, मेरी तरह खेतों में मजदूरी ना करे। पंडित जी बोले, ठीक कहते हैं भाई साहब, आप कष्ट की, आपकी बात सही हो,
प्रार्थना करता हूँ कि आपका बेटा आपको जल्द ही मिल जाए। आप लोग दूर से सफ़र करके आए हैं, भूख लगी होगी। बड़े अच्छे दिन में आए हैं। इस मंदिर में अक्सर कोई न कोई भंडारा करवाता है, जहाँ बहुत लोग पेट भर के खाना खाते हैं। आज भी एक भंडारा है। आप लोग भी पेट भर कर खाना खा लीजिए। मैं अभी आता हूँ। लंबे सफ़र के बाद उन्हें भूख तो लगी ही थी, और जब वहाँ खाना मिल रहा तो वो भला क्यों नहीं खाते। दोनों खाने बैठ गए। उसी लाइन में काफ़ी बुजुर्ग भी बैठे थे। सभी खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी एक आदमी अपने परिवार के साथ गाड़ी से उतरता। उसके कपड़े, उसके जूते देखने लायक थे। काफ़ी पैसे वाला लग रहा था। हाँ भाई, जिसके पास पैसे होंगे वही तो यह सब कर सकता है। फिलहाल खाना परोसना शुरू हुआ। जब सभी खाना खा रहे थे तभी एक औरत बनारसी साड़ी और गहने में सजी संवरी, जो उन लोगों के साथ ही गाड़ी से उतरी थी, आकर सबके बीच में खड़ी होकर कहती है, सब लोग भर पेट खाना खाकर जाना। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, और हाँ, खाली हाथ मत जाना। आप सबके लिए कुछ कपड़े भी ले आए हैं, वह भी लेते जाना। अब तक भोला बाबूजी और आभा जी चुपचाप खा रहे थे, पर अचानक उस आदमी की आवाज़ सुनकर दोनों का खाना रुक गया और उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज़ उन्हें जानी पहचानी अपनी सी लगी। और जब वो नज़रें उठाकर देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। समझ नहीं पा रहे थे कि वे खुश हो या दुखी, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा दिलीप था। अपने मन की तसल्ली के लिए वो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर भोला बाबू के पास गए, और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो तुरंत उसे लिपट कर रोने लगे और बोलने लगे, पंडित जी देखिए, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। कहाँ था तू बेटा? अपनी माँ और बाबा को ही भूल गया। इतने में पीछे से आभा जी आई। वो भी उससे लिपट कर खूब रोने लगी और बोली, बेटा दिलीप, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? कितने दुबले हो गए हो? वह बस रोती जा रही थी, ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी पंडित जी आए और बोले, अच्छा तो तुम हो इनके बेटे? अरे बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता है? माता पिता को अपना पूरा पता भी नहीं बताया। बेचारे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इनके पास तो ना पैसे हैं, ना ही पूरा पता है। आभा जी बोली, कोई बात नहीं पुजारी जी, मेरा बेटा मुझे मिल गया ना, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा, ये तो तुम बहुत नेक काम कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी दिलीप की पत्नी अनीता आई और बोली, क्या हुआ दिलीप? जल्दी जल्दी सबको दो। यहाँ इन जैसे एक नहीं, हजारों हैं। पीछे काफ़ी लंबी लाइन है। आभा जी ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है बेटा जो तुम्हें नाम से पुकार रही है? दिलीप बोला, माँ, ये आपकी बहू है। आभा जी बोली, क्या बहू? तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं? दिलीप कुछ बोलता उससे पहले अनीता बोली, माँ, दरअसल हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। और सच बताऊं तो ये तो हर रोज़ आप लोगों को याद करते थे। आप लोगों को ये भूले नहीं हैं। बस मेरे पापा के जाने के बाद उनके बिजनेस को संभालते हुए इतने व्यस्त हो गए थे कि इनको मौका ही नहीं मिला गांव जाने का। और रही बात फ़ोन नंबर की, उस वक्त तो इनके पास फ़ोन भी नहीं था, और गांव में आपके पड़ोस का नंबर इन्होंने खो दिया। वह भी मेरी वजह से खोया था। मुझे माफ़ कर दीजिए।
अब आप लोग गांव वापस नहीं जाएंगे, यहीं अपने पोते और हमारे साथ रहेंगे। क्यों जी? दिलीप बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मैं कैसे आप लोगों को भूल गया। मेरे जैसा नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे। पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अनीता सही कह रही है। अब से आप लोग हमारे साथ यहीं रहेंगे, इसी शहर में। इतने दिनों तक जो मैं आप लोगों से दूर रहा, अब आपके साथ रहकर आपकी सेवा कर उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। वहाँ सभी की आंखों में आंसू आ गए। और फिर आभा जी और भोला बाबू बेटे के साथ चले जाते हैं। जाते हुए आभा जी बड़े गर्व से पंडित जी से कहती है, देखा ना पंडित जी, मैं कहती थी मेरा बेटा औरों की तरह नहीं है। भगवान की कृपा से वह आज हमें संजोग से मंदिर में ही मिल गया। पंडित जी बोले, जी बहन जी, आपकी बातों को सही साबित करें और आप लोग यूं ही खुश रहें, यही मेरी भी कामना है। चलिए ठीक है, ठीक से रहिएगा, राधे राधे। और भोला बाबू बेटे के साथ चले जाते हैं। घर पहुंचते ही अनीता बोली, आप लोग थके होंगे, चलिए कुछ खा पीकर पहले आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल करेंगे। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह आभा जी और भोला बाबू बैठे चाय पी रहे थे। तभी उनके घर काम करने वाली बिमला आती है। तो अनीता उससे सब्जी भाजी का हिसाब मांगती है और थोड़े से पैसों की गड़बड़ी के कारण उसे काम से निकाल देती है। और आभा जी से कहती है, मम्मी जी ये अच्छा काम नहीं करती है और ऊपर से चोरी भी करती है, इसीलिए इसे हटा दी हूँ। वैसे भी हम लोग ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, मिल बांट कर काम कर लेंगे। क्यों, आप क्या कहती हैं? आभा जी बोली, हाँ हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गांव में तो इससे ज़्यादा लोगों का काम मैं अकेले कर लेती थी और काम करने से सेहत भी अच्छी रहती है। गांव में सब काम हम खुद ही करते थे। बेचारी सीधी साधी आभा जी, उनको क्या ही पता था कि अनीता के मन में क्या चल रहा है। एक दिन अनीता घर पर किटी पार्टी रखती है और आभा जी को सुबह से रसोई में लगाए रखती है। बेचारी आभा जी पूरी मेहनत कर रही थी, फिर अनीता उनके काम में कुछ न कुछ नुक्स निकाल देती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी सभी सहेलियां आती है। तो अनीता आभा जी को बात बात पर आवाज़ देकर कभी ये लाओ तो कभी वो लाओ कहकर परेशान कर रही थी। तभी उसकी एक सहेली बोली, अरे अनीता, कहाँ से मिली है ये काम वाली? ये फुल टाइम है क्या? यार, मुझे भी कब से एक फुल टाइम मेड की ज़रूरत थी, पर मिल ही नहीं रही है। वैसे कितना पैसा ले रही हैं? अनीता बोली, अरे ये तो फुल टाइम पर है और पैसे किस बात के लेगी? ये मेरी सास है जो आज ही गांव से आई है। एक बात बताऊं, दिलीप तो इनको कब का भूल गया था, पर ये दोनों बेटे के लिए यहाँ चले आए। वो तो सबके सामने कुछ कह नहीं पाया और मुझे फ़ोन किया, तब मैंने ही इन्हें यहाँ लाने को कहा। अरे यहाँ नौकरों के भाव और नखरे तो तुम सबको पता ही है, ऐसे में भला मैं इनको कैसे ना रखती। एक सहेली बोली, क्या ये तुम्हारी सास है? वाह यार, क्या कमाल का दिमाग लगाया है तुमने। काश हमारी भी कोई अपनी ना सही दूर की ही एक गांव में सास होती। और फिर वहाँ सभी हंसने लगते हैं। ये सारी बातें आभा जी भी सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती हैं। अचानक नाश्ते की प्लेट लाते वक्त आभा जी के हाथों से छूटकर गिर जाता है, जिससे अनीता आग बबूला हो जाती है और कहती है, गंवार औरत, ये क्या किया? मैं सोची थी कि यहाँ के तौर तरीके सीख लेगी,
पर ये तो गंवार की गंवार ही रहेगी। आभा जी रोते हुए बोली, बहू, मैंने जानबूझकर नहीं किया, फिर ऐसे क्यों बोल रही हो? वो भी सबके सामने, ये तुमने ठीक नहीं किया। और रोते हुए वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद दिलीप और भोला बाबू आते हैं तो अनीता कहती है, दिलीप, क्या कहा था तुमने? इस लोगों से अच्छे से पेश आओ ताकि ये हमारा सारा काम करते रहें। पर आज तो तुम्हारी माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई, वो भी मेरी सहेलियों के सामने। क्या यही सोचकर मैंने बिमला को हटाया था? भोला बाबू बोले, ये सब क्या कह रही हो बहू? हम तुम्हारे माता पिता के जैसे हैं, कोई नौकर नहीं जो इस तरह से बात कर रही हो। दिलीप बोला, आप तो चुप ही रहिए बाबूजी। जानते हैं, यह फ्लैट, मेरी नौकरी सब अनीता के पापा ने ही दिया है और आपकी वजह से मैंने आज तक बस गरीबी ही देखी है। इसलिए आप लोगों से सारा रिश्ता तोड़कर यहाँ चला आया था। मैं ही बेवकूफ़ था जिसने सोचा सिर्फ फ़ोन के नंबर बदल देने से आप लोगों से पीछा छूट जाएगा, पर नहीं, आ गए मुंह उठाए यहाँ। अनीता बोली, सुनिए, आप दोनों कान खोलकर, जो यहाँ रहना है तो यहाँ के सारे काम करने पड़ेंगे, वरना चले जाना वापस अपने झोपड़ी में, समझे? बेटे बहू का असली रूप देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। दोनों रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। और क्या ही कहते बेचारे, यहाँ रहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसके बाद से अनीता और दिलीप उन पर काफ़ी अत्याचार करने लगे। अनीता तो दिन रात घर की साफ सफाई उन दोनों से करवाती रहती थी। अब तो हर दिन यही होने लगा। दिलीप बात बात पर अपने पिता पर हाथ उठाता और इधर अनीता भी आभा जी पर। दिन भर दोनों नौकरों की तरह काम करते, पर फिर भी वे लोग उन दोनों से ठीक से बात तक नहीं करते थे। एक रात अनीता आभा जी से कहती है, माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, हम दोनों के लिए दूध कमरे में दे जाना, और हाँ, सिर्फ हम दोनों के लिए, खुद मत पीने लगना वरना। थोड़ी देर बाद जब आभा जी दिलीप के कमरे में दूध लेकर जाती हैं तो वो अनीता को कहते हुए सुनती हैं, सुनो, हम इन दोनों को इतना सता रहे हैं, फिर भी ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम तो कह रहे थे कि गांव वालों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, अब कहाँ गई इनकी इज्जत? दिलीप बोला, हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो बोली, कुछ उपाय करो ताकि ये यहाँ से निकले, मुझे तो इन्हें देखकर ही घिन आती है। उनकी बातें सुनकर आभा जी उदास अपने कमरे में जाकर भोला बाबू से कहती है, सुनिए जी, गांव चलते हैं, वहाँ इज्जत की सूखी रोटी ही भली है। उसके बाद वो भोला बाबू को सारी बातें बताती है। 2 दिन बाद भोला बाबू दिलीप को अपना फ़ोन दिखाते हुए कहते हैं, देख तो बेटा, ये इसमें क्या बता रहा है, लगता है कोई कर्जदार है, मुझे तो इसकी बात समझ में ही नहीं आ रही है। दिलीप फ़ोन पर हेलो बोलता है। सामने से कोई कहता है, अरे आप भोला बाबू बोल रहे हैं क्या? अरे आपने जो कुछ पैसे करीब 25 साल पहले जमा किए थे वह 5 गुना हो गया है, करीब करीब पूरे 1 करोड़। आप आकर दस्तखत करके ले लीजिए। ये सुनकर दिलीप को तो जैसे करंट ही मार गया। फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर उसने कहा, हाँ हाँ, हम आते हैं। फिर फ़ोन रखने के बाद भोला बाबू बेटे से पूछते हैं, क्या बोल रहा था बेटा, कब तक लौटना है उनका पैसा? दिलीप बोला, बाबूजी, हमें कल ही चलकर सारे पैसे लौटाने हैं और आपका दस्तखत चाहिए होगा ताकि ये लोग आगे से आपको परेशान ना करें। आपको कितने पैसे देने हैं बाबूजी? भोला बाबू बोले, यही कोई 50,000 रुपये।
पता है बेटा, कब से इसे चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना जाने कितने ही सालों से। दिलीप समझ गया कि इसके जन्म के पहले से शायद भोला बाबू पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कर रहे हैं, जो कि भूल चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि वह कर्ज ले रहे हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं दे दूंगा आपको ये पैसे, और आप ये चुका देना। आपने वो पैसे मेरे लिए लिए थे ना, तो मैं ही दूंगा। तो हम कल ही चलते हैं। उसके बाद दिलीप भोला बाबू के साथ गांव जाकर पहले सबका कर्जा चुकाकर उस फोन वाले आदमी के बताए पते पर चला जाता है। वो एक कागज़ पर भोला बाबू से दस्तखत करवाते हैं। फिर वो आदमी कहता है, आप भी यहाँ दस्तखत कीजिए, ताकि उनके साथ कौन आए थे उनका पता रहेगा। दोनों दस्तखत कर वापस घर आ जाते हैं। तो दिलीप उस आदमी से अकेले में पूछता है, वैसे पैसे तो जो अकाउंट नंबर मैंने इस फॉर्म में भरे हैं उसी में आएंगे ना? उस आदमी ने हाँ बोला, और तभी से दिलीप अपने अकाउंट में बस 1 करोड़ रुपए आने के सपने देखने लगा। एक दिन अनीता उन दोनों के कमरे में आकर कहती है, आज घर में बहुत बड़ी पार्टी है, आपके कपड़े गेस्ट हाउस में रखवा दिए हैं, पहन लीजिएगा। आभा जी बोली, ये कैसे कपड़े हैं जी? मैं तो ऐसे कपड़े पहनती भी नहीं। भोला बाबू बोले, लगता है यहाँ पार्टियों के लिए खास कपड़े पहने जाते हैं, पहन लो। सलवार कमीज ही तो है, हमारे गांव में जवान लड़कियां पहनती ही तो है, इसमें क्या खराबी है? बेटे बहू ने इतने प्यार से दिया है। फिर दोनों वही कपड़े पहनकर तैयार होकर पार्टी के लिए बाहर आते हैं। देखिए जी, आभा जी बोली, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे ही कपड़े पहने घूम रहे हैं। भोला बाबू बोले, कहा था ना, यहाँ के पार्टी में ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे, पर देखो कुछ तो अलग पहने हुए हैं। आभा जी बोली, रोहन और बहू भी तो अलग ही पहने हुए हैं, और ये लोग जो हमारे जैसे कपड़े पहने हैं वे तो सभी की आओ भगत कर रहे हैं। कोई खाना दे रहा है तो कोई पानी। वैसे मेरा भी गला सूख रहा है, इस भीड़ को देखकर जरा मैं भी इनसे पानी मांग लेती हूँ। आभा जी ने ये कहकर इशारे से एक आदमी को बुलाया जो बिल्कुल भोला बाबू जैसे कपड़े पहने हुए थे। भैया जरा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। उस आदमी ने कहा, ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है, वरना पैसे कट हो जाएंगे। जाओ अब मेहमानों को समोसे परोसो। बड़ी आई पानी मांगने वाली। ये सुनकर दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। आभा जी बोली, ये क्या कहकर गया जी? चलिए दिलीप से पूछते हैं। जैसे ही वो बेटे के पास जा रहे होते हैं, अनीता उनके सामने आकर कहती है, अच्छा हुआ आप लोग मुझे दिख गए। ये लीजिए, बबलू को संभालिए जब तक पार्टी ख़त्म ना हो जाए। यह कहकर वो अपने बेटे बबलू को उनके गोद में दे देती है। जब अनीता बेटे को अपने सास ससुर को सौंप रही थी, पीछे से उसकी एक सहेली आकर कहती है, अरे अनीता, ये है क्या तेरे बेटे की मेड? वो बोली, यार बबलू की आया है। अब आजकल यूं ही किसी पर बच्चे को लेकर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ये कपल थोड़ा भरोसे लायक मिल गए तो रख लिया। दिलीप भी वहीं खड़ा था, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। माता पिता तो हैरान थे कि ये क्या कह रही है। शायद इसीलिए हमें यहाँ नौकरों वाले कपड़े दिए गए और हम पता नहीं क्या सोच रहे थे। तभी दिलीप झट से बोला, बाबूजी, माँ उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने पोते को ही तो संभालना है। भोला बाबू उदास होकर बोले, बेटा, हम तो अपने पोते को ऐसे ही संभाल लेते। यह तो बड़े शौक और खुशी की बात होती है किसी भी दादा दादी के लिए, पर तुम लोगों ने जो हमें आया बनाकर यहाँ धोखे से लाया है, उसके बाद
तो वह गांव की गरीबी ही अच्छी लग रही है। आभाजी बोली, मतलब तू जानबूझकर हमारी सूद नहीं लेता था, क्योंकि तुझे यहाँ की गुलामी रास आ गई है। पर बेटा, हम भले ही गरीब हैं, पर गुलामी नहीं कर सकते। याद रखना, जो मर्द अपनी पत्नी के टुकड़ों पर रहता है वह हमेशा गुलामी की जिंदगी जीता है। भोला बाबू बोले, चलो आभा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतने में अनीता आकर कहती है, अरे कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? जाने के लिए पैसे हैं आप दोनों के पास, या फिर उसी मंदिर में जाकर रहने का इरादा है? यहाँ से गांव काफ़ी दूर है, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से अनीता गुस्सा कर चिल्ला कर कहती है, सुनिए सभी कोई, इस भिखारियों को मैंने मंदिर से उठाकर यहाँ अपने घर में शरण दिया और ये हमारी ही पीठ पर छुरा भोंकर यहाँ से भागने के फिराक में हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भोला बाबू बोले, ये क्या कह रही हो तुम? हमने तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुमने हमें छला है। अनीता बोली, चुप करो तुम लोग। एक तो मेरी सोने की चैन गायब हो गई, ऊपर से दिलीप, कहीं तुम्हारे माँ बाप ने तो। दिलीप बोला, देखो अनीता, ये ठहरे गरीब, इनको आ गया होगा लालच, कर ली होगी चोरी। भोला बाबू बोले, दिलीप, तुम अपने ही माता पिता को चोर बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दिलीप बोला, हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की हालत मुझसे छुपी नहीं है। बाबूजी, अब लिया है तो हाँ बोल दो, ताकि आपकी झोले की तलाशी ना करनी पड़े। आभाजी बोली, तलाशी? अब यही सही बच गया था। अनीता बोली, सुनो दिलीप, मुझे इनके गंदे झोले नहीं छुए जाएंगे। तुम ही देख लो, वरना मैं पुलिस बुला लूँगी। वहीं फिर तलाशी लेंगे चोर की पोटली का। आभाजी और भोला बाबू नाम आँखों से वहीं बैठ गए और अपनी इज्जत को तार तार होते हुए देख रहे थे। सभी लोग उन्हें चोर की निगाहों से देखे जा रहे थे और वो बस नम आँखों से अपनी पोटली को ही नहीं, अपनी इज्जत की भी तलाशी देखते रहें, वह भी अपने ही बेटे के हाथों। अनीता बोली, बुढ़िया, ये सब क्या है? आभाजी रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की। तो बहू बोली, बुढ़िया झूठ बोल रही। और जैसे ही उन पर हाथ उठाने की कोशिश की, किसी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन्हें थप्पड़ मारने की? शर्म नहीं आती? ऐसा करते हुए उस पुलिस वाले ने दोनों को फटकारते हुए कहा और आभाजी और भोला बाबू के पांव छूकर प्रणाम किया। ये देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और बोले, अरे सर, आप लोग, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? पुलिस वाले ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम तो यहाँ आपके पिता के बुलाने पर आए हैं। वो कह रहे थे कि जब वो आप लोगों को ये फ्लैट खाली करने को कहेंगे तो आप लोग कहीं उन पर हाथ ना उठाए, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। दिलीप हैरानी से बोला, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तभी पीछे से भोला बाबू आकर कहते हैं, बेटा, ये फ्लैट तुझे तेरे ससुर ने दिया था और तूने अपने बाप को दे दिया। वो क्या है ना, जिस 1 करोड़ के लालच में तूने उस कागजात पर दस्तखत किए थे, वो सारा मेरा बिछाया हुआ जाल था। तुझे क्या लगा चाल सिर्फ तुम ही चल सकते हो? भले ही गांव का हूँ, पर सही कहा तुमने, हमारी इज्जत सबसे ऊपर होती है। और जब जाना कि तुम लोग उसी की धज्जियाँ जानबूझकर उड़ा रहे हो, तो फिर सारी योजना बनानी पड़ी। पिता दिलीप से बोला, तुम तो ऐसे कह रहे थे कि हम करोड़पति बनने वाले हैं, फिर ये सब क्या है? भोला बाबू बोले, मैं बताता हूँ बहू।
इसने करोड़ रुपए की लॉटरी समझकर जिन कागजात पर दस्तखत किया, दरअसल वो इसके इस फ्लैट के थे जो अब मेरे नाम कर चुका है। और तो और इसने मेरे सारे कर्जे भी चुका दिए। सो अब तुम लोग यहाँ रहना चाहो तो हमारी नौकरी करनी पड़ेगी। वो क्या है ना, अब तुम जैसे धोखेबाजों के साथ मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। याद रखो, जब एक गंवार देहाती अपनी शराफत छोड़ता है तो ऐसा ही होता है। अनीता बोली, ऐसे कैसे यह फ्लैट आपका हो जाएगा? आप नहीं जानते मेरे पापा को। यह पुलिस भी उनके आगे कुछ नहीं कह पाएगी। रुको, अभी बुलाती हूँ अपने पापा को। यह कहकर उसने जैसे ही अपना फ़ोन निकाला, उसके पापा रमेश जी अंदर घुसते हुए कहते हैं, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अनीता, मैं आ गया। अनीता बोली, पापा आप यहाँ? अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब आप ही इस बुढ़े को बताइए। कहते हैं यह फ्लैट इनका है। आए बड़े रमेश बाबू बोले, बेटा यह कानूनी तरीके से किया गया काम है और मैं कानून से बड़ा थोड़ी न हूँ। अनीता बोली, पापा यह आप क्या कह रहे हैं? रमेश बाबू बोले, तुम लोगों के अत्याचार से तंग आकर ये तो यहाँ से जा रहे थे, पर बाहर मुझसे टकरा गए। और भोला तो मेरे बचपन का दोस्त है, तो उसके साथ अत्याचार मैं कैसे होने देता, खासकर जब वो अत्याचार मेरी बेटी कर रही हो। तुम्हें पता है, इसकी तरह मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। तब ये मुझे रोज़ खाना खिलाता था, जबकि इसके पास खुद ही खाने की कमी होती थी। मैं शहर आकर ही बस गया और पैसे कमाने के चक्कर में इसे भूल गया। पर आज किस्मत ने मुझे एक मौका दिया कि अपनी दोस्ती निभा सकूं, तो मैंने इसके साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया। अब तुम लोग कहो क्या करना है? सड़क पर रहना है या उनकी सेवा करनी है? क्योंकि अब ये ही इस करोड़ों के बंगले के मालिक हैं और जो ये कहेंगे वही करना होगा। और हाँ, यह पुलिस वाला मेरे दोस्त का बेटा है, जिसको पढ़ा लिखा कर इन्होंने इस काबिल बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही नौकरी लगी है इसकी, और पूछने पर पता चला कि ये लोग यहाँ पर हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद लेने आया था। अब बोलो, तुम दोनों को सड़क पर भटकना है या इनकी नौकरी करनी है? दोनों गिड़गिड़ाते हुए माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। अब दोनों के पास अपने माता पिता की सेवा करने के अलावा और क्या ही बचा था। दिन भर बस अनीता नौकरानी की तरह उनके आगे पीछे घूमती और उनकी चाकरी करती, और कर भी क्या सकती थी। एक न एक दिन अपने किए की सज़ा और करने का फल तो भुगतना ही था। सच कहा है किसी ने, जब किसी के साथ बुरा करते हो तो अपने भविष्य के बारे में भी सोच लिया करो कि आज न कल तुम्हें भी वैसे ही कष्ट से गुजरना पड़ेगा, और जैसा तुमने दूसरों के लिए सोचा वैसे ही तुम्हारे लिए भी कोई सोच सकता है। तो बुरा करने से पहले एक बार अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचा करो। शायद तुम बुरे कर्म से बच जाओ और तुम्हारी दुर्दशा अनीता और दिलीप जैसी ना हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।